हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आखिर क्या है चीन की मंशा। दोस्तों नक्शा जारी करने के बाद फिर चीन ने कर दी एक और सबसे बड़ी हिमाकत। नक्शे के बाद अरुणाचल के दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है। दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। फिर एक बार चीन को लेकर बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रशिया बनाम अमेरिका G20 में भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। आखिर कैसे और क्या है मामला, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत के G20 में नहीं आ रहे व्लादिमीर पुतिन, लेकिन जाएंगे चाइना। वारंट निकलने के बाद होगी रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा। क्या कहीं भारत से पुतिन का मोह भंग तो नहीं होगा? दोस्तों बताएंगे पूरी बात आपको, पूरी खबर। चीन जाने के पीछे क्या है सबसे बड़ा कारण। साथ ही साथ दोस्तों रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने जनता को दे दी बड़ी राहत। 200 रुपए सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर। उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 की छूट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बताएंगे कैसे। गैस की कीमतों में कटौती को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। दोस्तों सारी आज बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर चाहता क्या है चाइना। मैप वाली खुराफात ही नहीं, अरुणाचल के दूसरी तरफ बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर मैप जारी कर उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की होस्ट की गई मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर इस मैप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि नक्शे वाली हरकत तो चाइना ने की ही की, लेकिन दोस्तों सिर्फ नक्शे मैप पर ही ऐसी हरकत नहीं कर रहा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास भी चीन ने चाइना डेवलप्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग LAC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। LAC पर कई गांव बनाए गए हैं और इंडियन आर्मी को अंदेशा है कि चीन की सेना इन गांवों का दोहरा इस्तेमाल यानी सिविल के साथ ही मिलिट्री इस्तेमाल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही चीन स्टडी ग्रुप यानी CSG की मीटिंग हो सकती है, जिसमें हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख में गतिरोध दूर करने को लेकर हुई दोनों देशों के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग और उसके बाद के डिप्लोमेटिक स्तर पर हुए डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हो सकती है। चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर 3 साल से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन ईस्टर्न सेक्टर में यानी अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में लगातार कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में ऐसी कोशिश की थी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि 9 दिसंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के यांग तसे में यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सेना को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। इसी साल जनवरी में आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले कुछ समय में चीनी सैनिकों की तैनाती ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दूसरी तरफ बढ़ी है। चीनी सैनिक वहां एक्सरसाइज करने आए थे और फिर उनकी तैनाती को वहां बढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको ये खबर बता रहे वो यही है कि नक्शे के बाद, नक्शे की हिमाकत करने के बाद चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बॉर्डर पर बढ़ा रहा है। दोस्तों अब ऐसे में लगता है भारत सरकार को कोई बहुत बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा और चाइना मजबूर कर रहा है कि भारत कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठाए। बहरहाल दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आपकी इस पर क्या राय होने वाली है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और आज जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को चाइना की इस हरकत के बारे में पता चल सके, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ रशिया बनाम अमेरिका G20 में भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। आखिर क्या है मामला बता दें। भारत में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारी खबरों को देखते हैं। बता दें उससे पहले गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोल मेज सम्मेलन हुआ। इसके आउटकम डॉक्यूमेंट यानी परिणाम दस्तावेज पर रशिया ने हस्ताक्षर करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ को शामिल करने को रशिया ने खारिज कर दिया। रशिया ने कहा कि जियोपॉलिटिकल पैरा 13 को शामिल करना G20 जनादेश के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही चीन ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। दस्तावेज में कहा गया है कि G20 CSAR यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की आक्रामकता की कड़े शब्दों में आलोचना करता है और यूक्रेन के क्षेत्र से उसकी बिना शर्त वापसी की मांग करता है। ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इससे भारी मानवीय पीड़ा हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद कर्मजोरियां बढ़ रही हैं, विकास बाधित हो रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। दस्तावेज में कहा गया है कि स्थिति और
निरंतर प्रतिबंधों के बारे में अन्य विचार और अलग अलग आकलन थे। ये मानते हुए कि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने वाला मंच नहीं है, हम ये स्वीकार करते हैं कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। चाइना और रशिया पहले भी यूक्रेन युद्ध की आलोचना वाला पैराग्राफ शामिल करने पर आपत्ति जता चुके हैं। भारत में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होगा, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिखर सम्मेलन से पहले सिर्फ 3 और बैठकें आयोजित होनी है। G20 शेरपाओं की 3 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में बैठक होगी। यहाँ वो एक साथ मिलकर सदस्य देशों के नेताओं की ओर से अपनाए जाने वाले प्रस्तावित परिणाम दस्तावेज पर मतभेदों को दूर करने का आखिरी प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रशिया बनाम अमेरिका में कहीं ना कहीं भारत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब चीजें देखने वाली होंगी दोस्तों कि आगे क्या होती हैं चीजें। अगली खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी ने चीन पर भड़कते हुए पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा दोस्तों, बता दिया कि ये इनकी पुरानी आदत है। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर अपना ऑफिशियल मैप जारी किया और हर बार की तरह एक बार फिर उस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा बताया है। चीन की इसी हरकत पर विदेश मंत्री जयशंकर जी भड़क गए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को नक्शे में शामिल करने पर आपत्ति जताई। जयशंकर जी ने कहा कि चीन की आदत है कि वो इस तरह के नक्शे जारी करता रहा है। चीन द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रों को अपना बताने से सच्चाई नहीं बदलेगी। जयशंकर जी ने कहा कि चीन अपने नक्शों में उन हिस्सों को भी शामिल करता रहा है जो उसके हिस्से नहीं है, ये उसकी पुरानी आदत है। भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा भारत, हमारी सरकार हमारी सीमाओं और क्षेत्रों को लेकर बहुत स्पष्ट है। इस तरह के भद्दे दावे करने से अन्य देशों के इलाके उनके नहीं हो जाएंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, चीन पर भड़कते हुए जयशंकर जी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लूजिंग स्टॉक यानी हारते हुए शेयर के बारे में कौन बात करता है। आज पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता। आज बाजार में पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं है। हारते स्टॉक के बारे में आखिर बात कौन ही करता है। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने जम्मू कश्मीर को अब तक अपनी राजनीति की वजह से पीछे रखा। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ पर बिष्णुपुर में बदमाशों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी, 2 की मौत, 4 अन्य घायल। जी हाँ, मणिपुर में मंगलवार को हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। मृतकों में एक कुकी और एक मैतेई शामिल है। इसके अलावा गोलीबारी में 4 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बिष्णुपुर जिले में सुबह सशस्त्र बदमाशों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नारन सीना मणिंग लिकाई इलाके में हुई। घायलों में एक किसान बताया है। किसान को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान की पहचान ज्योतिन के रूप में हुई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत के G20 में नहीं आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जाएंगे चाइना। जी हाँ, वारंट निकलने के बाद होगी रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेशी यात्रा। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच सोमवार को बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत में पुतिन ने भारत न आ पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताई थी। लेकिन अब यही पुतिन चीन जाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की ओर से कथित युद्ध अपराधों को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उसके बाद ये रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए पुतिन की चीन यात्रा की तैयारी कर रहा है। संवेदनशील मामला होने के कारण ये जानकारी नाम न छापने की शर्त पर 3 अधिकारियों ने दी। इनमें से एक ने कहा कि पुतिन ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मार्च में हेग यानी नीदरलैंड्स की अदालत की ओर से वारंट जारी करने के बाद पुतिन रशिया से बाहर नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे। लेकिन फिर एक बार अक्टूबर में अब चाइना जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो भारत नहीं आए, लेकिन चीन जरूर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि रशिया भारत को लेकर कोई द्वेष रख करके भारत नहीं आ रहे। वाकई में कोई जेन्युइन कारण होगा दोस्तों, और वो कारण यही है कि चलता हुआ युद्ध। बहरहाल आपकी अब क्या राय होने वाली दोस्तों, ये खबर सुनकर बताइएगा। जरूर देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता व्लादिमीर पुतिन को लेकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चांद पर चंद्रयान 3 ने खोजा खजाना। इसरो ने बताया ऑक्सीजन सल्फर होने के मिल चुके हैं सबूत। जी हां, चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम शुरू हो गया था। इसी कड़ी में बड़ा अपडेट सामने आया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में लगे एक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की है। खुद इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सल्फर की
की भी मौजूदगी की पुष्टि की गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है। दरअसल इसरो ने ट्विटर पर लिखा है कि यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। रोवर पर लगा लेजर गाइडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण पहली बार इन C2 माप के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह में सल्फर की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। इसरो ने यह भी बताया कि जैसा कि अपेक्षित था, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हालांकि हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में अपना इसरो पूरे दुनिया पर राज करने वाला है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें अंतरिक्ष में भारत की आंख होगा। आदित्य L1 सूरज के प्रकोप से धरती की करेगा रक्षा। क्या है इसरो का नया मिशन, आपको बता दें भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जितना देखते हैं ये उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। इसके लिए दोस्तों आदित्य L1 के लिए इसरो को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उनके नेतृत्व में भारत और ज्यादा नाम रोशन कर सके। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहाँ रशिया में निजी तौर पर हुआ वैगनर चीफ प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार नहीं पहुंचे व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके में एक कब्रिस्तान में निजी तौर पर आयोजित किया गया। येवगेनी प्रिगोजिन की पिछले सप्ताह एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वैगनर की प्रेस सर्विस ने टेलीग्राम पर प्रिगोजिन की एक तस्वीर के साथ एक छोटी पोस्ट में कहा कि येवगेनी विक्टरोविच की विदाई एक बंद जगह में हुई। जो लोग अलविदा कहना चाहते हैं वे पोरोखोवस्काय कब्रिस्तान का दौरा कर सकते हैं। जी हाँ, प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार को लेकर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने पहले ही कहा था कि व्लादिमीर पुतिन उसके अंतिम संस्कार में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे और वही हुआ। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर रशिया से पहली बार ईरान पहुंची ट्रेन। सऊदी अरब तक जाएगा माल, भारत की अब होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया ने पहली बार ईरान तक अपनी ट्रेन दौड़ाई है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का उपयोग करके ईरान के माध्यम से सऊदी अरबिया को माल की आपूर्ति शुरू की है। इस रेल मार्ग का अंतिम लक्ष्य इस कॉरिडोर के जरिए भारत को माल की ढुलाई बढ़ाना है। रूसी ट्रेन के अब ईरान तक पहुंचने से भारत के लिए संभावनाओं का द्वार खुल गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रशिया के बीच अरबों डॉलर के व्यापार में बहुत ज्यादा तेजी आई है। इस रास्ते से रशिया और भारत अब अमेरिका की नजर में आए बिना आपसी व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है। तो आपको बता दें, इसमें विशेष रूप से चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत का मानना है कि यदि ईरान में भारत की मदद से बनाई जा रहे रणनीतिक चाबहार बंदरगाह का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जाता है तो ये न केवल भारतीय बाजार के लिए, व्यापार के लिए यूरोप, रशिया और CIS देशों का प्रवेश द्वार बन सकता है, बल्कि निकट भविष्य में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में बदल सकता है। इस महीने की शुरुआत में तेहरान में ईरानी और रूसी रेलवे के वरिष्ठ प्रबंधकों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने ईरानी रेल मार्ग के माध्यम से रूसी माल की भारत को ट्रांजिट बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, तो आपको बता दें अमेरिका को कुचलने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, सन की तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को दे दिया बड़ा आदेश। जी हाँ, उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के सैनिकों को आक्रमण की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को कुचलने के लिए तैयार होने का आह्वान किया है। किम जोंग उन ने अपने देश के सैनिकों को आक्रमण की साजिशों को नाकाम करने के लिए लगातार युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। किम जोंग उन ने अमेरिका के ऊपर उत्तर कोरिया के नजदीक अपने सहयोगी देशों के साथ एडवांस नेवी एक्सरसाइज करने का आरोप लगाया है और अपने सैनिकों को किसी भी वक्त अमेरिका और उसके सहयोगी सैनिकों को कुचलने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां भारत ने मिस्र में यूं ही नहीं भेजे हैं MiG-29 फाइटर जेट, तेजस से लेकर ब्रह्मोस तक की महाडील पर पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा में पहली बार भारत की सेनाएं मौजूद हैं। रविवार से शुरू हुए युद्धाभ्यास में भारतीय सेना और वायुसेना बड़ी भूमिका में है। भारत ने मिस्र के साथ एक छोटे अंतराल के बाद सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश में सेनाओं का वहां भेजा। काहिरा के मोहम्मद नगीब सैनी अड्डे पर 27 अगस्त से 16 सितंबर तक होने वाले ऑपरेशन ब्राइट स्टार 23 के लिए सेना और वायुसेना की एक टुकड़ी भेजी गई। अमेरिका, सऊदी अरबिया, ग्रीस और कतर के सशस्त्र बल भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्राइट स्टार हर 2 साल होने वाला युद्धाभ्यास था, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने वायुसेना की एक टुकड़ी भेजी है। इस युद्धाभ्यास में 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल है। भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों के साथ 7, 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रनों के कर्मी भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान लगभग 150 भारतीय सेना के कर्मियों को भी हवाई अड्डे तक लेकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत दौरे पर आया यूएई नौसेना का प्रतिनिधि मंडल, भारतीय नौसेना के प्रमुख केंद्रों का किया दौरा। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के 3 सदस्यीय विशेषज्ञ प्रतिनिधि मंडल यानी SME 27 अगस्त को 4 यात्रा पर भारत पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन ने कोच्चि, गोवा और नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की विशेष मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मौसम मॉडलिंग इकाइयों का दौरा किया। ये प्रतिनिधि मंडल का कर्नल डॉक्टर अली सैफ अली महराजी के नेतृत्व में यहां आया था। रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यूएई विशेषज्ञ प्रतिनिधि मंडल की यात्रा दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद लीबिया में हुआ भारी बवाल। विदेश मंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी देश छोड़कर भागे। जी हां, इजरायल के साथ पर्दे के पीछे से चल रही बातचीत की खबर सार्वजनिक होने के बाद इस्लामिक देश लीबिया में बवाल शुरू हो गया है और अरब देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री तक यानी अब्दुल हमीद दबाबे पर्सनल प्लेन से देश छोड़कर भाग चुके हैं। जी हां, हालांकि स्वतंत्र रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबाबे देश छोड़कर भागे हैं या नहीं, लेकिन लीबिया के विदेश मंत्री नजला मंगूश देश छोड़कर जा चुकी हैं। लीबिया की विदेश मंत्री नजला मंगूश ने पिछले दिनों इजरायल के टॉप डिप्लोमेट से मुलाकात की थी और जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, लीबिया में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां G20 समिट को लेकर बड़ी खबर। G20 सम्मेलन के दौरान लंगूर की आवाज निकालने वाले गार्ड होंगे तैनात। आखिर क्या है वजह, आपको बता दें। राष्ट्रीय राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान बंदरों के प्रकोप से बचने के लिए अधिकारी कार्यक्रम स्थलों पर लंगूर के कटआउट लगाने और उनकी आवाज निकालने वाले लोगों को तैनात करने पर विचार कर रही है। दिल्ली में खास तौर पर लुटियंस इलाके में बड़ी संख्या में बंदर हैं। कई बार ये उत्पात मचाते हैं और लोगों पर हमला कर उन्हें काट भी लेते हैं। इसके मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली सरकार के वन विभाग ने इस दिशा में कदम उठाए हैं ताकि बंदरों को 9 से 10 सितंबर को G20 सम्मेलन के आयोजन स्थलों से दूर रखा जाए। सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सम्मेलन के मुख्य स्थल समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थानों विदेशी मेहमानों के होटलों को कवर किया जा रहा है ताकि कार्यक्रम के दौरान बंदरों की फौज ना दिखाई दे। NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि आयोजन स्थलों के आसपास 30 से 40 प्रशिक्षित लोगों को तैनात किया जाएगा जो लंगूर की आवाज निकाल सकें और बंदरों को डरा धमका सके। एक अधिकारी ने बताया कि सरदार पटेल मार्ग समेत विभिन्न क्षेत्रों में लंगूरों के कटआउट भी लगाए गए हैं जहां बड़ी संख्या में बंदर हैं। उन्होंने कहा कि बंदरों ने G20 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए फूलदार पौधों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। तट रक्षकों ने भी गंभीर मुद्दों पर की चर्चा। बताते भारत और बांग्लादेश ने सोमवार को ढाका में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की, जिसमें दोनों देश द्विपक्षीय अभ्यास बढ़ाने सहित अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरामने 27 से 28 अगस्त को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज-उज-जमान, मुख्य कर्मचारी अधिकारी सशस्त्र बल डिवीजन के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने बढ़ती रक्षा सहयोग गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। जी हां दोस्तों, गैस की कीमतों में कटौती को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत। 200 रुपए सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर। उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 रुपए की मिलेगी छूट, जिस पर कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने लगे दोस्तों और ऐसी बातें कहने लगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है। अब मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ने चुनावों से जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस के दामों में कटौती को लेकर कहा है कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2 बैठकों में ही केंद्र सरकार को सिलेंडर की कीमतें घटानी पड़ी। ये इंडिया का गठबंधन का ताकत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे
के बटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक 400 का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे ने आगे कहा कि भाजपा लागू कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 का सिलेंडर करने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली, जहां मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया दोस्तों, 200 रुपए घटाए हैं सिलेंडर पर, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति करती नजर आ रही है। दोस्तों, ऐसे में भारत की जनता की क्या विचार है सिलेंडर के दाम घटाने को लेकर और कांग्रेस पर उसके इस बयान पर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम देने की घोषणा। कांग्रेसी नेता ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, मुरादाबाद के कांग्रेसी नेता पंडित गंगाराम शर्मा श्री रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान से आहत हैं। उन्होंने सपा नेता की जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग के जिला चेयरमैन पंडित गंगाराम शर्मा ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस की निंदा करता रहता है, इसी कारण उसकी जीभ काटने के लिए नगद इनाम रखना पड़ा है। आवश्यकता पड़ी तो वो अपने धर्म के लिए जान भी दे देंगे। सपा नेता ने अब हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। रामचरित पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर विवाद को बढ़ा दिया। सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों,